टाइम मिलता था उससे बढ़ा के 2,500 मास्क कर दिया गया है। अर्थात मकसद ये राज्य सरकार का कि परिवार में रहकर ही वो बच्चा अपना पालन पोषण कर सके। इसके लिए परिवार को जो है आर्थिक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में जिले में तकरीबन 21,000 परिवारों के 30,000 से अधिक बच्चे जो है पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। मिशन कोटड़ा के तहत भी जो है पर्टिकुलरली कोटड़ा में 1200 से ज्यादा बच्चे जो है पिछले साल जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं हो या फिर परिवार में भी पालन पोषण के लिए बाल विभाग के अंतर्गत जो है इंस्टीट्यूट की अर्थात जो है बाल गृह संचालित किए जाते हैं, जैसे बच्चों को वहाँ जो है भर्ती कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग के छात्रावास संचालित होते हैं जिसमें 18 साल तक के जो बच्चे हैं जो किसी विद्यालय में पढ़ते हो बनना चाहते हैं सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के जो छात्रावास है वो भी संचालित है, जिसके अभी वर्तमान में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। बच्चे उसमें भी जो है आवेदन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं थी जो बच्चों से सीधी जुड़ी हुई है। यदि बच्चा स्कूल से जुड़ेगा तो उसको विद्यालय के द्वारा छात्रवृत्ति भी जो है सरकारी विद्यालय में तो हम सभी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और हम सब लोग इसी में आगे बढ़े। सभी संस्थाएं निरंतर काम कर रही है, इसके लिए बहुत धन्यवाद सभी संस्थाओं का। इसी तरह आगे बढ़ती रहे और कार्यक्रम को हम लोग बंद करें और बच्चे को शिक्षा से जुड़े। हमारे बीच में अरावली मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मोदी की ओर विराजमान है, जो मजदूरों के और बच्चों के मुद्दों पे काम करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात आगे बोलेंगे। हमारे मंच आप सभी सवाले काम करने वाले नमस्कार। जैसा कि बच्चों की बात चल रही है, बाल श्रम को हम कैसे रोके। लंबे समय से पहले चिन्हित तो करना पड़ेगा कौन से बच्चे बाल श्रम कहाँ कहाँ है, किस स्थिति में है और वास्तव में वो काम कर रहे बाल श्रम है या बंधुआ श्रम है, ये समझने की जरूरत है। तो भारत सरकार का ई श्रम कार्ड आया, ई श्रम कार्ड के अंदर कई प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है कि कौन सा काम मजदूर करता है, उस हिसाब से उसका पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद उसको योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर किसी की नजर नहीं जानी है। मैं कुछ कैटेगरी बताऊंगा आपको, एक मिनट में ज्यादा समय नहीं दूंगा। जंगल में काम करने वाले घर के बच्चे जो जंगल में रहते हैं, कोयला बनाने का काम करते हैं, लकड़ी का काटने का काम करते हैं, तो पता ही नहीं था मजदूर और मजदूर बन गए। ऐसे बच्चों की संख्या गाँव में बहुत ज्यादा है और उन बच्चों तक आज तक किसी पहुंच नहीं हुई। वो बच्चे हमेशा मजदूर की कहलाते हैं, जबकि वो है अलग है, जंगल और जमीन लकड़ी के काटने वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद पशुपालन, आपने देखा होगा बड़े बड़े डेयरी फार्म बड़े बड़े होते हैं, संपत्ति चलाते हैं, कई ऐसे जमींदार उसको चलाते हैं। वहां तक कभी भी हमारी अंदर एंट्री नहीं होती। वो बच्चे गुलामी की जंजीरों में पैदा होते हैं, गुलामी की जंजीरों में अपना दम तोड़ देते हैं। उसके बाद मछली पालन वाले बच्चे, कभी समुद्र किनारे गए होंगे आप, तो वहां पे भी बच्चे आपने देखे होंगे, ये बच्चे भी वहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद मजदूरी दिहाड़ी, हम कहते हैं मजदूरी, मजदूर की एक कैटेगरी नहीं होती है, मजदूर में भी 7 कैटेगरी होती है, सॉरी 30 कैटेगरी होती है और 30 कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करने वाले बच्चे होते हैं। ये बात पहले भी हमारी सेमिनार हुई थी, बच्चों को उसकी बात की थी और ठीक करा। उसके बाद जो बच्चे हैं मेले में काम करने वाले, हम देखा हरियाणा का मेला है, 12 महीने वो तैयारी करते हैं। करीब 30 कैटेगरी के बच्चे इसमें मेले में मैंने चिन्हित किया। तो अलग अलग कैटेगरी, कुछ खिलौने बनाने वाला है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कुछ छुरी बनाने वाले, अलग अलग तरह के बच्चे उसमें भी हमें मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक बार जैसे आगे पेश करें, जिस पर्टिकुलर जिस समाज से वो जुड़े हुए हैं, जिस काम से वो जुड़े हैं, ऐसे बच्चे के हमारे बीच में आए और उन लोगों को चिन्हित करें, उनको पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, आप लोगों को कैसी योजना करनी चाहिए, सरकार से किसी योजनाएं कैसे पहुंचे। इसलिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं जो देश का भविष्य है, बच्चे आने वाला भविष्य, इसमें न्यायाधीश महोदय विराजे हुए हैं। मैं उनसे भी आगे करना चाहूंगा कि ये जो बाल श्रम हम कहते हैं कि
बच्चे को पकड़ा, रेस्क्यू किया, फिर उसको वापस घर छोड़ दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये पिछले कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। कोई बच्चे कहीं कहीं अपराध की शरण में चले जाते हैं, कभी उनको जैसे मामले दर्ज हो जाते हैं, कभी वही बच्चे जेल में चले जाते हैं, कोई बच्चे जिनको शहरों में काम नहीं मिलते, रोजगार समझी दुनिया में वो बच्चा कहीं अपराध की शरण में आता है और चलकर वो आगे जाके एक अपराधी की शक्ल में लेता है, या मजदूर बन जाता है, या मजदूर बन जाता है, ये या बीमारी में हाउस में चला जाता है, वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, ऐसी कई परेशानी खड़ी होती है। तो सबसे पहले बच्चों के साथ आंदोलन जो है हमें ये तय करना पड़ेगा कि बच्चों को चिन्हित करें, तो अपना सर्वे करें, जिस ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन बच्चों को चिन्हित किया जाए कि इन बच्चों में इतने काम करते हैं, जंगल में इतने बच्चे काम करते हैं, हमारे सेक्टर में इतने बच्चे चिन्हित। और बीच में कोई फॉर्म आया था, उसमें सिलेक्शन भी करा था, तो उसमें 4 कैटेगरी थी, उसमें कैटेगरी सारी बढ़ाई जाए, तो 130 कैटेगरी उसमें डाली। हम उनको पारिवारिक काम करने के छोड़ देते हैं, परिवार के साथ काम करा है कि आश्रम की पीढ़ी में ये आएगा कि बच्चे साल भर काम करते हैं। तो बहुत धन्यवाद बोलिएगा। हमारे बीच में युवा है जिशान खान, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये भी आया और अपनी बात रखें। जिशान मैं अपनी बात को इस तरह से बताना चाहता हूँ एवं सभी जिला की सेवा प्राधिकरण श्रीमान कौशिक शर्मा साहब एवं पूर्व अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति डॉक्टर कृष्ण जैन, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के पंचायत समिति जिला के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हरसिंह जी, पंचायत समिति जिला के सहायक अधिकारी और आयोजन कमेटी डॉक्टर जी और बाल संरक्षण नेटवर्क के संयोजक गुप्ता जी और सभी प्यारे बच्चों के साथ पढ़ा रहे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण। आज जो हमारा कार्यशाला हो रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, जिस तरह के बहुत सारे मैं सुन रहा था, सभी अपने अपने संगठनों की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी अपनी बात बता रहे थे बच्चों से उनके कल्याण के लिए कि क्या आगे हम ऐसा करें जिससे बाल श्रम की रोकथाम की जा सके। तो उसी क्रम में आज जो हुआ था तो बहुत अच्छे से विचार भी आए हैं, लेकिन मैं थोड़ा अभी जो मुझे जिम्मेदारी दी है जिला बाल श्रम टास्क फोर्स कमेटी के बारे में बताना चाहूँगा। जिला बाल श्रम टास्क फोर्स कमेटी जो हर जिले में गठित होती है माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, राज्य लेवल पे भी होती है, लेकिन जिले का जो मुख्य जो काम होता है वो जिला होता है और ब्लॉक होता है, क्योंकि हर जिले में और अगर उदयपुर की बात करते हैं पीएसपी क्षेत्र यहाँ बाल श्रम ज्यादा हो रहा है। अभी साथ ही बता रहे थे कि कोटड़ा में एक भी स्कूल नहीं है 42 राजस्व के गाँव में, लेकिन वहाँ पर और स्कूल है हमारे पंचायत में, लेकिन सरकार ने 100 स्कूल की घोषणा भी की है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो ये सब चुनौतियां हमारे लिए, अगर उदयपुर की बात करें तो कोटड़ा में और झाड़ों के जो इंटर एरिया है, राष्ट्र लेवल के एरिया है, वहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सर जो ये कोटड़ा वाली बात है सर, माननीय आप इसको सरकार के प्रशासन में चिट्ठी भिजवा के इसकी आदेशित करवाएं या पता करवाएं कि 100 स्कूल खोलने का जो हुआ था उसका क्या कार्य करना उसके बारे में। दूसरा मैं कुछ श्रीमान न्यायाधीश महोदय की संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारी बाल श्रम कमेटी कुछ हमने मुद्दे तय किए, उसमें कुछ आप सरकार को, आपके जिला प्रशासन को और संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखवाएं कि बाल समिति के लिए क्या क्या हम रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी चला सकते हैं, उसके बारे में हमारे न्यायाधीश महोदय संज्ञान लें। तो सबसे पहला तो है कि बाल शिक्षा अधिनियम को मजबूती से लागू किया जाए। दूसरा, बाल श्रम के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है तो अधिनियम लागू करना, ये 2 पॉइंट जो है। तीसरा है बाल श्रम रोकने हेतु गरीब बच्चों एवं उनके माता पिता से बात कर उन्हें सही मार्गदर्शन देना, तीसरा पॉइंट। फिर है क्योंकि हमने कई बार अखबारों में प्रकाशित बाल श्रम की बातें तो बहुत होती है, किंतु इस पर अभी अमल नहीं किया जाता है। इस पर भी क्षेत्र में बाल मजदूरी करते हुए बच्चे मिले, उस संस्थान का लाइसेंस
है और अगर वे खाना पूर्ति कर रही है, अगर बच्चे का सही ढंग से देखरेख नहीं करने तो उनका लाइसेंस तुरंत क्रॉस कर होना चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, ये आप सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा हमारा निवेदन है, हमारी टास्क फोर्स कमेटी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से और हमारा जो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरफ से। उसके बाद है और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मृत्युदंड का भी मामला दर्ज करवाना चाहिए, ताकि अगर एक बार ये हो गया तो बात सब अपने आप ही समाप्त हो जाए। ये सर मेरा आपसे एक आग्रह था। दूसरा महासभा कमेटी के जो अभी हमने बनाया, उसमें अभी हमने 12 तारीख को हमारी एडीएम सिटी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हमारे न्यायाधीश महोदय इस कमेटी में आए थे, उन्होंने भी हमें हमारी कमेटी को और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी किए थे। अभ्यास चलाएंगे, अभी तक तो मुझे वो शायद नहीं लग रहा है, तो मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय सरपंच साहब से कि सर आप इनका बाल संघ कमेटी का जो ये टास्क फोर्स कमेटी गई, आप अपने जिला की तरफ से, आप अपने कोर्ट न्यायालय की तरफ से सरकार को प्रशासन के जारी निर्देश करें जो मैंने बोली बताए, ताकि कुछ माता पिता की समझाइश करके डोर टू डोर करके हम इसके लिए उनको बच्चों को स्कूल से जोड़ सके, शिक्षा से जोड़े। क्योंकि देखिए साथियों, हमारे जीवन में और हमारे देश में सबसे बड़ी जो मुख्य चीज है, मुख्य चुनौती है, वो है शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षा और गरीबी की कमी, अगर आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ देंगे तो आप गरीबी अपने आप ही मुक्त हो जाएगी। आप बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर हो, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हो या बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सब शिक्षा से आगे बढ़े। आज आईएएस ऑफिसर बने हैं, आज आरटीएस बने हैं, आज आईपीएस बने हैं, आज अन्य सेवा में गए हैं, और ये समझी गए हैं कि कोई बात नहीं कि भारत के एक अच्छा इंसान तो बने हैं, सच्चा नागरिक तो बने हैं, तो किसी के काम एक शब्द एक कुछ में मैं बाइक पे बोलना चाहूंगा। एक टीचर वो है, कहा है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया जब बनता है उसे भगवान कहते हैं। तो ये जो बात श्रम है, अगर आप इसको आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जिम्मेदारी से हटके आप कोई बच्चों की हिताज में आप जहाँ जरूरी नहीं है कि आप कहीं आप कोटला से, मावली से, सनूगढ़ से 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप दूर आप बिल्कुल शहर में आके काम करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ भी बाल श्रम करता हुआ बच्चा पाया जाए, आपके पड़ोस में हो, आपके एरिया में हो, जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ पर हो, तुरंत आप संबंधित विभाग को सूचना दें। आप हमारे जिला पुलिस या प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप बाल सुरक्षा नेटवर्क कमेटी को बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट चाइल्ड लाइन को भी बता सकते हैं जो राष्ट्रीय मुख्य पुलिस कौन सेवा है, या आप कोई भी पुलिस को भी बता सकते हैं, और अगर पुलिस सुनवाई करती तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ये सब काम तब होगा जब आप लोग अवेयर होंगे, आपकी जानकारी जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आएगी, तब जाके काम होगा। तो हमें वही करना है कि हमें किसी के काम आना है और पराया जब अपनाना है, तब ये बच्चा सुरक्षित होगा, तब ये बच्चा शिक्षा से जोड़ेगा। इस शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मैं आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं माननीय न्यायाधीश जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मेरे फोन पे मेरे निवेदन को सहज स्वीकार किया, और सरकार मुझे ऑनलाइन मीटिंग का राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जी से आगे उन्होंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से कार्यशाला हो रही है, तो मैं आपके साथ आता हूँ, मैं मीटिंग को 2 बजे अटेंड करूंगा। तो माननीय न्यायाधीश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब। तो हम सभी को सुन रहे हैं, सर इतने मधुरशील है, खुश मिजाज है, और इतने हर चीज में सक्रिय रहते हैं। मैं माननीय अपर सेशन न्यायाधीश महोदय की पूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। हम इसी तरह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह हमें सहयोग प्रदान करते रहे, और बच्चों की हित में कुछ ऐसा कुछ सरकार निर्देश जारी करे जिससे बच्चों का कल्याण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी का। पूरे भारत में नहीं करे तो आपको के बाल को लेकर आप जाते हैं, पास रखते हैं, रेस्क्यू करते हैं, लेकिन हर वो काम जो बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, पोषण दे, उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस आयोजन में शिरकत हुए और हम सबको मार्गदर्शन भी दिया, और
एक योजना भी बताइए आगे किस तरीके से होता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है न्यायाधीश महोदय थे कि वो उठाए गौरवी ने उनको जरूर सरकार के संज्ञान में लाएंगे। इसी कड़ी में आगे हमारे बीच में सरकारी जी रहमान है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। सविता जी, आप ये सब जुड़े हुए एसोसिएशन की मेंबर हैं। सामने विराजमान मेरे संस्थान मैं ना कोई भूमिका वाले और साक्षरता की बात करना चाहती हूँ और बहुत संक्षिप्त की बात करूँगी। बच्चों की तरफ से दो बच्चियां आपको बोलना चाहती हूँ। बच्चे हैं हम, हमें जीने दो। बच्चे हैं हम, हमें जीने दो। रोटी कपड़े के लालच में न जहर हमारे बचपन पे खोलो। क्या बचपन मेरा फिर आएगा? लोग भूख जी के पी लेने दो। बच्चे हैं, हमें जीने दो। अभी हम लोगों ने काफी बात की कि बच्चे जो है काफी सारी श्रेणियों के बच्चे हैं और अलग अलग श्रेणियों के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनकी जो बात है उस बात को मैं एक दो पंक्तियां और कहना चाहूँगी। बाल मजदूर मजदूर है, बाल मजदूर मजदूर है। कंधों पर जीवन का बोझ, किताबों की जगह है बत्ती का बोझ। जिस मैदान पर खेलना था उसको साफ करना ही जीवन बचा। जिस जीवन में हंसना था वो आंसू पीकर मजबूत बना, मजबूर बना। पेट भरना होता क्या है आज तक उसे मालूम नहीं। चैन की नींद सोना क्या है आज तक उसे मालूम नहीं। बचपन कहाँ खो गया तो मासूम क्या बताएगा। जीवन सड़क पर गुजर गया वो यादें क्या बताएगा। कभी तरस भरी आंखों से वो दो वक्त का खाता है, कभी इंतजार के धरने से वो भूखा ही सो जाता है। बाल मजदूरी पाप है, नियम तो बना दिया, उसके मुंह है या जीवन कभी बना दिया। क्योंकि हम लोग रेस्क्यू करते हैं ना बच्चों को, अभी खाना कहाँ से आएगा ये नहीं पता, लेकिन हम रेस्क्यू करके ये कहते हैं कि वहां से बच्चों को हमने नौकरी से हटा दिया। अब वो खाना कहाँ से खाएगा इसके बारे में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। सिर्फ हमने अपना एक कोई कैंपेन किया है कि आज हम जाएंगे बच्चों को रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करके हम बच्चों को लेके आएंगे। तो इसीलिए ये कहा है कि बाल मजदूरी पाप है, नियम तो बना दिया, ये उसकी कितने है या जीवन या इसका जीवन कठिन बना दिया। जब आज खतरे में है वो क्या जीवन बनाएगा। जब आज खतरे में है वो क्या जीवन बनाएगा। जब पेट भूखी चिंता है तो वो क्या पढ़ने जाएगा। बाल मजदूर मजदूर है, नियम वो हटाता है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो इस मजदूरी को हटाना है। इसी के साथ में ये चीज कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पर बैठकर की चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में हमें जो है उन बच्चों की तरफ से सोचना चाहिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हम उन बच्चों को बाल श्रम से तो हटाएं, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बाल श्रम से हटाने के बाद में उसको दो वक्त की रोटी मिलती रहे, इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं या क्या ठोस प्रयास कर रहे हैं। कन्विक्शन हो गया, कोई जवाब नहीं। कितने बच्चे पुनर्वासित हैं जो अब भी सही चल रहे हैं, कोई डेटा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। तो आज की तारीख में मैं सीडब्ल्यूसी मैडम नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि आप पारिवारिक पुनर्वास करते हैं। हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमने बच्चों को भिक्षावृत्ति से छुड़ा लिया और सब कुछ कर लिया। आप उस बच्चे को जब पारिवारिक पुनर्वासित कर देते हैं तो क्या उसकी रिपोर्ट बनाते हैं कि वो आगे स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपने पुनर्वास किया वो शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद कितने ट्रैक कर रहे हैं। इंटरेक्टिव है, हम सब ओपन मंच में बैठे हैं, आपको कोई लगता है तो आप बताइए। वो संस्था जो कर रही है तो बच्चा दोबारा क्यों नहीं मिलेगा। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो सीडब्ल्यूसी जो नीड एंड केयर वाले चाइल्ड के लिए जिम्मेदार है
कि उस बच्चे की 3 साल तक रिपोर्ट मंगाए भाई संबंधित थाने वाला या जिस स्कूल में जो उस बच्चे को दे तो उससे पहले 15 दिन में ये लाके दे कि भाई मैंने यहाँ दाखिला करा दिया और उस प्रिंसिपल को पाबंद करे कि हर महीने रिपोर्ट आवे, आपको पता लगेगा। बीके गुप्ता जी और सारे सामाजिक संगठन के लोग थे। 12 जून को राजीव गांधी उद्यान के सामने हमने परसागर की पाल पर वो कार्यक्रम किया था बालश्रम के अगेंस्ट में, तब भी मैंने कलेक्टर साहब और सबसे मुद्दा उठाया था। ग्राम बाल कल्याण समिति हमारे यहाँ बनाने का प्रावधान है और अभी भी मैडम विश्व जनसंख्या दिवस पे प्रधान मैडम मिली तो मैंने कहा मैडम गिरवा में समस्या नहीं है लेकिन हम एक रोल मॉडल के रूप में इसको बना सकते हैं कि यहाँ हम ग्राम बाल कल्याण समितियों को गठन कर रहे हैं, सरपंच साहब हैं, लोग हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरपंच होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे पटवारी हो चाहे ग्राम सचिव हो, ऐसी कोई बात नहीं होती जो उनसे छुपी होती है, हर बात पता होती है व्यक्तिगत रूप से। मैं भी गाँवों में पला बड़ा हूँ। आज ये सवाल ये नहीं है जैसे जिशान ने कहा कि साहब हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में खराबी नहीं है, हमारे लोगों का माइंडसेट खराब है। अगर एजुकेशन सिस्टम खराब होता तो आज जितने भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी के सीईओ है सुंदर पिचाई यहीं से पढ़ के गए हैं, अगर खराब होता तो बन पाता। और आज इतने टॉप लेवल के लोग इसी एजुकेशन सिस्टम से बने आप और हम यहाँ तक आए, तो इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है। कंपटीशन होना कोई खराब बात है? हाँ। हमारे स्कूल में सर हर क्लास में सर 60 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 10-20 टॉपर्स हुए थे। तो सर अगर आप यही आईआईएम की सीटें और आईआईटीज की सीटें अगर मतलब देखेंगे तो कितनी कम है सर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, चलिए मतलब अपने आप में मैं चलो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए मैं ट्राई करता था तब राजस्थान में 500 सीटें हुआ करती थी इंजीनियरिंग कॉलेज की, आज आधी खाली रहती है, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्या हमने सीटें बढ़ा देने से क्या कोई क्वालिटी बढ़ गई? आज इंजीनियर बेरोजगार हो गए। हमारे टाइम में कोई इंजीनियर बेरोजगार नहीं रहता था, जैसे ही करके निकलता था जब 500 सीटें थी तो उसको तुरंत लेते थे। डॉक्टर बेरोजगार नहीं रहता था, उसको लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। हम जितना ज्यादा कर देंगे तो क्वालिटी, एक स्कूल में समान फीस पे समान टीचर से व्यक्ति पढ़ रहा है, कुछ तो टॉपर है और कुछ फेलियर है। व्यक्ति में दो, सिस्टम में दोष है या उस पढ़ने वाले में दोष है? आज मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, मैं कुछ सवाल है जो हमारा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हम आपने मान लिया एजुकेशन सिस्टम खराब है, मेरे को नहीं लगता। कोई कहता है कानून खराब है, मेरे को नहीं लगता, बहुत अच्छा है। हमारे सोशल वेलफेयर की, मेरे को तो इस विवाद से पहले मेरा काम है जज का काम है, मेरे पास मुकदमे आते हैं, फैसला भी काम करना नहीं चाहेगा। आज भी लोग आप देखते होंगे नरेगा में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो काम नरेगा में वो लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप सामाजिक कुरीति का अध्ययन करना कि वो लोग मतलब मैट के रोजगार के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो लोग काम नहीं कर सकते या काम करने नहीं जाना चाहते, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। और जो काम करने वाले हैं, जो मजदूरी करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, विलिंग है, और यहाँ रोज मजदूरी पे आते हैं ना बाहर से लोग, निर्माण समिति में बेलदार है या वो है। तो अगर वो काम करने वाले तो शहर में आके भी काम कर रहे हैं, और जो नहीं करने वाले हैं वो वहां भी बैठे हैं। मैं वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में घर बैठे का पैसा दे दे, आधा वही ले ले और जेसीबी से काम कर दे और हम तैयार हैं। तो कमी उनके माइंडसेट में बदलने की है। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाल श्रम है, तो बाल श्रम में हम जब तक लोगों को कम्युनिटी को अवेयर नहीं करेंगे कि बाल श्रम के नुकसान है, आप इन योजनाओं का फायदा लगे, आपके बच्चे भी बड़े अधिकारी बन सकते हैं। आज आप यूपीएससी के अभी सिलेक्शन में आप देखेंगे, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, किसी रिक्शे वाले का बन गया, किसी के सिपाही का बेटा बन गया, किसी के और छोटे तबके से भी लोग बड़े बड़े पदों पे और टॉप रैंक्स पे जा रहे हैं। तो ना तो सिस्टम की कमी है ना अपॉर्चुनिटी की, उस व्यक्ति में ललक जगाने की है कि मुझे कोई मुकाम हासिल करना है। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ जितने भी जो बाल श्रम से इलाके हैं जिनमें ज्यादा समस्या है वो सभी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है। और अनुसूचित जनजाति के लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, हर तरह की योजनाएं हमारे पास। उनके लिए फीस कहीं लगती नहीं, फीस लगती है तो वो वापस हो जाती है, स्कॉलरशिप है, छात्रावास है, हर चीज हमने फ्री कर रखी है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं। बताइए एक अनुसूचित जाति का बच्चा, जनजाति का बच्चा अगर कहीं पढ़ने जाता है किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट में फीस रिम्बर्स कर रही है सरकार, सामाजिक अधिकारिता विभाग से आप पूछ लीजिए, फिर क्यों नहीं पढ़ रहा? उन छात्रावासों में खाना भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, फिर क्या करेंगे? तो हम लोग जो कर रहे हैं ना,
हम क्या कर रहे हैं कि बस रेस्क्यू कराया, बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं है, बच्चे का कम्युनिटी लेवल पे हम काम नहीं कर रहे। ग्राम बाल कल्याण समिति का पिछले साल से जब से मैं पोस्टेड हुआ हूँ, हर मीटिंग जो हमारी होती है, भाषण उन्मूलन पे होती है, चाहे किसी पे भी होती है, हर बार जोड़ दे रहे हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं ना, कह रहे हैं हम गठित कर देंगे, हर से रिपोर्ट है। अब धीरे धीरे इसको लोगों के जहन में उतारना है, हमें प्रयास करना है। जिन इलाकों में हम काम कर रहे हैं वहां जाके कहें कि साहब ये कहाँ है और इसकी रिपोर्ट क्या है, मानो आरटीआई में आपको बताएगा क्या काम कर रहा है और कितने गए और कितने नहीं गए, कोई आंकड़ा नहीं। भाई एक बार सर्वे तो हो जाए, एक बार ये ग्राम में सरपंच साहब सर्वे करके तो बता दें, ग्राम सेवक बता दें, पटवारी जी बता दें कि भाई इतने सारे लोग हमारे हैं, बच्चे हैं 6 से और जितने भी एजुकेशन में पढ़ने वाले 6 साल 5 साल के, और उन बच्चों को हमने नॉमिनेटेड करा दिया, फिर आगे ट्रैक करते रहेंगे। वो छोड़ के जाएगा तो प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी बनावे कि भाई ये बच्चा 5 दिन या 10 दिन कंटिन्यू एब्सेंट रह जाए तो बताए, कारण होता है, पता लगता है। तो ये बाल कल्याण समिति के जरिए, ग्राम बाल कल्याण समिति के जरिए हर ग्राम पंचायत में हमने ट्रैक के लिए कोशिश करा है। तो आज ये चीजों को मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हम लोग बहुत सारे रेस्क्यू कराते हैं। मेरा इससे पहले मानना है कि जैसे सौरभ जी ने कहा समझाएगा, एक बार एसोसिएशनों की मीटिंग बुला ली जाए, चाहे ढाबे वालों की हो, चाहे नील पट्टे वालों की हो, चाहे कारखाने वालों की हो, जिनमें ये बाल मजदूर काम कर रहे हैं, इनको बता दिया जाए कि कानून में सजा के प्रावधान क्या है, 74 जेजे एक्ट में क्या है, 370 में क्या है, 372, 374, कितनी सजा हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको एक बार बता दिया जाए कि भाई अगर वो रखेगा तो फंस जाएगा, तो वो नहीं लेगा, तो पैसे तो उसको भी देने पड़ रहे हैं, क्यों रखेगा। ये लोग जो मॉडस ऑपरेंडी है वो गरीब है, जो लगता है वो भूखा मरने का नाटक करेगा, वो करेगा, और आदमी क्या है, हिंदुस्तान का आदमी काइंड हार्टेड है, वो रख लेता है और फंस जाता है। ज्यादातर केसेस में आप रेस्क्यू में देखना, वो जो दुकान का मालिक होगा या ढाबे का मालिक होगा, वो होगा कि साहब ये तो गरीब का भूखा मर रहा था, मैंने तो उसको काम ही दिया, रोटी दी। तो इस चीज पे भी विचार करने की जरूरत है कि हम अवेयरनेस उनमें फैलाएं कि भाई कोई कितना भी हो, बाल श्रमिक को हमें नहीं रखना। राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल में एजुकेशन फ्री है ना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य फ्री है, 8 रुपए में खाना दे रही है, हॉस्टल है, आदमी को मकान दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसमें कितना सा पैसा उसका अनुदान जा रहा है ना, उसमें भी वो खुद के मकानों की मजदूरी करता है तो नरेगा में पैसा दे रही है, और अगर 100 दिन मजदूरी कर ले तो उसका श्रम कार्ड बना रही है, और बहुत 13-14 योजनाओं का लाभ है, लोन की योजना है, हर तरह की योजना है। फिर आप कैसे कह सकते हैं सरकार काम नहीं करे। 100 रुपए रोज भी कमा लेगा तो भी अच्छा जीवन गुजार सकता है, क्योंकि हमारे तो मिनिमम जो 265 रुपए वो है मिनिमम वेजेज है, तो सिस्टम में दोषी कौन हुआ, मेरा सवाल है। काम करने वाले अपन ही लोग हुए सारे, बिल्कुल अपने साथ मैं भी शामिल हूँ, मैं आपका उंगली नहीं उठा रहा। तो हमें सबसे पहले हमारे माइंडसेट सुधारने की जरूरत है, फिर लोगों का माइंडसेट सुधारने की जरूरत है। कोई मैं माफी चाहता हूँ, कोई बात करनी नहीं हूँ, मेरा काम था आपको अवेयर करना, आपके ज्वलंत मुद्दे, हमें किस ढंग से काम करना है, हमें नई कार्य योजना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमने 30 साल जो तरीके अपनाए, अगर वो अच्छे होते और सही दिशा में होते तो आज खत्म हो गया होता। आज जैसा कहा कि कलेक्टर साहब पिछले 3 साल से हैं, मैं कह रहा हूँ जब से देश आजाद हुआ है तब से कोटड़ा पे पैसा गिन लिया जाए, जितना पैसा सरकार ने खर्च किया है, तो एक आदमी को 10 करोड़ रुपया दे चुके होते हैं, एक परिवार को इतना पैसा खर्च करते, लेकिन फिर भी वही है, कहीं नहीं दिशा गलत है, हमारी सोच गलत है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपसे क्षमा, और आगे आप है ना नए सिरे से नए चिंतन के साथ, और नहीं है हम कभी बैठेंगे आगे और बार मिलते हैं तो हम इसका काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपने बुलाया। जो बात सीरियसली लगता है वो सारी बातें निकल गई, और जैसा आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अक्सर क्या होता है कि उसको हम रेस्क्यू करके लाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो किसी और रास्ते से वापस चाइल्ड लेवल में जुड़ जाता है।
तो वो होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा ये जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेंसिल पोस्टर का विमोचन करने के लिए हमें दिए हैं। अभी हम चाहेंगे कि मंच से कि उस पोस्टर का विमोचन हो और कुछ बच्चे यहाँ आ जाएं, और उस बीच में अगर कोई एक दो बच्चे अगर अभी कोई बात बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हैं। कोई गणेश करके कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकते हैं, या मंच से कोई भी इंटरेक्शन करना चाहता हो, कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो रख सकते हैं। उसके बाद हम पेंसिल पोस्टर का विमोचन करेंगे। याकूब मोहम्मद कन्वीनर CACN कैंपस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आज उदयपुर के अंदर CACN और सेव द चिल्ड्रन की तरफ से एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की परिचर्चा थी जिसमें बाल श्रम उन्मूलन को कैसे प्रभावी रूप से किया जाए और बाल श्रम को कैसे रोका जाए, उसके ऊपर जो बाल श्रम से संबंधित जो संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं वो लोग, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्कूल गोइंग बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ और जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन सबको यहाँ मिला के परिचर्चा की गई। बच्चों की तरफ से एक तरह से एक मांग निकाली गई, उनकी क्या क्या डिमांड्स है, और उस मांग पत्र को हम अभी तैयार करके कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। और उसके बाद आगे राज्य स्तर पर भी जो हमने 11 जिलों के अंदर ये जो कैंपेन किया है उन सभी का एक कंसोलिडेशन करके और राज्य स्तर के ऊपर भी कार्यशाला आयोजित की जाएगी और किस तरह बाल श्रम को कम किया जाए, बाल श्रम उन्मूलन को बिल्कुल ही तेज गति प्रदान करके और बाल श्रम को रोका जाए। और एक ही CACN का एक ही ध्येय है कि जो भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है वो बाल श्रमिक है और बच्चे को स्कूल से जोड़े, बच्चे का जो उसका जो प्रथम अधिकार पढ़ाई है वो उसको मिले, शिक्षा मिले, वो शिक्षा से वंचित न रहे और अपने जीवन का विकास करे। जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता, मेंबर जिला बाल श्रम टास्क फोर्स कमेटी उदयपुर एवं ब्रांड एम्बेसडर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। साथियों, आज हमारा आज के दिन हमने पंचायत समिति गिरवा की सभागार में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर एक कार्यक्रम का एक कार्यशाला का आयोजन किया था, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के संयुक्त तत्वाधान में। और उसमें आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे वो माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश कुलदीप शर्मा जी थे। मुझे भी उस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का मौका मिला एज ए मेंबर चाइल्ड लेबर कमेटी। और बाल सुरक्षा नेटवर्क के साथी BT गुप्ता जी इसमें मौजूद थे और भी सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता थे सहयोगी संस्था के सेक्रेटरी याकूब जी भी साथ में थे और CWC के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति जैन और पंचायत समिति गिरवा के सहायक विकास अधिकारी जगदीश जी एवं सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गिरवा हर्षित जी आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। तो आज हम लोगों ने कार्यशाला की जिसमें बच्चे भी जो विभिन्न श्रेणी के कार्य करते हैं बच्चे, आज वो भी बच्चे आए और उन्होंने अपनी माननीय न्यायाधिपति के सामने, न्यायाधीश के सामने अपनी मांग रखी कि हमारा तो बहुत सारे इसमें केस भी आए थे। तो हमने उन बच्चों को और हमने यही समझाने की कोशिश की है कि इनको हम सरकार की योजनाओं से जोड़े, शिक्षा से जोड़े। ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। और हम इस कार्यशाला के मार्फत पूरे शहर को बाल श्रम और भिक्षामुक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब प्रयास जब हो जाए जब स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ताएं, हम और आप सब एक साथ एक छत के नीचे आएंगे, एक मंच पे आएंगे और हम इसकी रोकथाम करेंगे। क्योंकि इसमें जो बाल श्रम मुक्त बनाने की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भिक्षावृत्ति करने वाले, बाल श्रम करने वाले उनके माता पिता, अभिभावक, उनकी भूमिका ज़्यादा है। हमने इस मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया है कि अब हमारी वापिस आगामी दिनों में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होगी बाल श्रम टास्क फोर्स कमेटी की। तो हम उसमें ये एक सुझाव रखेंगे कि जो बच्चे जहाँ पे चाय के ठेले पे, रेस्टोरेंट पे जहाँ भी काम कर रहे तो उनकी एक यूनियन होती है, उनकी एसोसिएशन होती है। तो हमको एक एसोसिएशन को भी बुलाना चाहिए ताकि वो इस तरह की पहल करके उन बच्चों की बाल श्रम की रोकथाम करें, उन बच्चों को वहाँ पे काम पे ना रखें। वो जब तक, क्योंकि जब तक एसोसिएशन या अन्य ये लोग काम नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे, ये बच्चे बाल श्रम करते रहेंगे। तो हमें इसकी रोकथाम करनी है। आज इस कार्यशाला में हमने दिखाया और हमारा मेन फोकस ये है कि उदयपुर शहर को बाल श्रम मुक्त बनाए, भिक्षावृत्ति मुक्त बनाए, इनको आगे बढ़ाएं, इन्हें शिक्षा से जोड़ें ताकि वो इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं अगर व्यक्ति है बाल श्रम बच्चे, अगर हम कहीं विजिट करने जाते हैं माता पिता बोलते सर हम तो गरीब हैं, इन बच्चों को हम कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से शिक्षा दें, इसलिए बाल श्रम नहीं करें तो क्या करें। तो मैं उन माता पिता को, उन अभिभावक को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं
इतना निःशुल्क सरकार शिक्षा दे रही, सब दे रही है, तो अगर आप बच्चों के बाल श्रम नहीं करवाएंगे, उससे ज़्यादा तो लाखों रुपए की योजना इन बच्चों का स्कूल भेजें, शिक्षा से जोड़ें, इनका भविष्य बनाएं, तो ये बाल श्रम अपने आप ही रोकित हो जाएगा। तो हमें बाल श्रम के लिए माता पिता को समझाइश की पहल करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको माता पिता की समझाइश की आवश्यकता है और बाल श्रम हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।